कोटा से बड़ी खबर है। एबीएस अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में हंगामा हो गया है। सड़क हादसे में घायल 6 लोगों को भर्ती करवाने के दौरान हंगामे की जानकारी है। घायलों को भर्ती करने में देरी करने और लापरवाही का आरोप लगाया है। तेज रफ्तार कार पलटने से घायल 6 लोगों को तुरंत अस्पताल लाया गया है। बड़ी खबर इस वक्त आपको कोटा से बता रहे हैं, जहां पर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में हंगामा हुआ है। तस्वीरें आई हैं जो कि आपको दिखा रहे हैं। सड़क हादसे में घायल 6 लोगों को भर्ती करवाने के दौरान हंगामा। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता ओम प्रकाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश, हंगामा हो गया है, अपडेट क्या है पूरे मामले को लेकर? देखिए, बूंदी जिले में तेज रफ्तार कार जो है कि पलटने के बाद आधा दर्जन से अधिक जो घायल हैं उनको यहाँ अस्पताल लाया गया। हालांकि बताया जा रहा है कि एक व्यक्ति की इसमें मौत हो गई, लेकिन जब गंभीर घायलों को भर्ती करवाया जा रहा था तो परिजनों को इधर उधर भटकाया जा रहा, पर्ची काउंटर पे, कभी दूसरे काउंटर पर। ऐसे में परिजन आक्रोशित हो गए और परिजनों ने हंगामा कर दिया। न केवल डॉक्टर और स्टाफ पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं, बल्कि जो है इधर उधर भटकाने का आरोप लगाते हुए आक्रोश जताया। ये हंगामे का मामला कोई पहला नहीं है। संभाग के सबसे बड़े एमबीएस ही नहीं बल्कि तमाम बड़े जो अस्पताल हैं, इस ऐसे अस्पतालों में आए दिन हंगामे की जो है मामले सामने आते हैं, क्योंकि परिजनों में आक्रोश व्याप्त होता है। खून से सने गंभीर घायल जब स्ट्रक्चर पर पड़े रहते हैं, उस दौरान जब स्टाफ इधर उधर परिजनों को भटकाते हैं, जो पर्ची के लिए न जाने किस काउंटर पर इधर इधर जब भटकाते हैं, तो निश्चित रूप से परिजनों में आक्रोश व्याप्त हो जाता है। और आज भी एमबीएस अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में यही हुआ। परिजन गंभीर घायलों को लेके जा रहे थे, लेकिन समय पर इलाज करने के बजाय जो स्टाफ है वो इधर उधर उसको भटका रहे हैं। इसी कारण आक्रोशित हो गए। हालांकि 6 से अधिक गंभीर घायलों को फिलहाल जो है इमरजेंसी वार्ड में भर्ती करवा दिया गया है, इलाज जारी है। लेकिन उसके बाद में नयापुरा थाना पुलिस भी पहुंची और परिजनों से समझाइश की, लेकिन आए दिन ये हंगामे के हालात बनने के कारण संभाग के सबसे बड़े एमबीएस अस्पताल की स्टाफ की कार्यप्रणाली पर कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। जब परिजन इस स्थिति में होते हैं, गंभीर घायलों को लेकर आते हैं, तो प्राथमिकता इलाज की होनी चाहिए, समुचित इलाज होनी चाहिए। उसके बाद कोई कागजी कार्रवाई हो तो वो बात अलग होती है। ऐसे में परिजन आक्रोशित हो जाते हैं और आज भी यही हुआ। बूंदी जिले में हादसे में आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हुए हैं। उनको यहाँ गंभीर घायलों को यहाँ लाया गया है। फिलहाल नयापुरा और बूंदी की अलग अलग थाना पुलिस पूरे मामले की जांच करने में जुटी हुई। जी ठीक है, आप नजर बना करके रखिए, आगे आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। बड़ी खबर आपको बता दें, आज पटना में महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। महागठबंधन के मुख्यमंत्री चेहरे पर साफ हो सकती है तस्वीर, ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। यानी कि आज होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई चीजें जो हैं वो स्पष्ट हो सकती हैं। खासतौर पर सीएम फेज को लेकर एक जो असमंजस की स्थिति बनी हुई है वो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्लियर की जा सकती है। कल दिन भर कांग्रेस और आरजेडी के बीच में बातचीत का दौर चला। कल लालू यादव और तेजस्वी से मिले थे अशोक गहलोत। आज चुनाव के दूसरे दौर के लिए नाम वापसी का आखिरी दिन है। तो आपको बता दें कि आज महागठबंधन की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होनी है। दरअसल सीट शेयरिंग और कई मुद्दों को लेकर के लगातार महागठबंधन के बीच जो है खींचतान देखने को मिल रही थी। इसके बाद बिहार चुनाव के लिए कांग्रेस ने जो प्रभारी बनाए हैं अशोक गहलोत, वो बीते दिन लालू यादव और तेजस्वी यादव से मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे, क्योंकि आज नाम वापसी का, चुनाव के दूसरे चरण के लिए नाम वापसी का आज आखिरी दिन है और ऐसे में आज एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होनी है। पूरा महागठबंधन एकजुट होकर चुनाव मैदान उतर रहा है। जब स्वार्थ का गठबंधन बनता है तो ये होता है। बिहार विधानसभा चुनाव के नॉमिनेशन की तारीख भी खत्म हो गई, लेकिन महागठबंधन का महाझंझट खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। 243 सीटों वाले बिहार विधानसभा चुनाव में अब भी 251 उम्मीदवार मैदान में हैं। आखिरकार महागठबंधन के इस महापेंच को सुलझाने के लिए कांग्रेस आलाकमान ने दिल्ली से विशेष दूत भेजा। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू के साथ राबड़ी आवास जाकर लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव से मिले। करीब 1 घंटे तक बातचीत हुई, मेल मुलाकात का दौर चला, फिर भी साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस न हो पाया। हाँ, अशोक गहलोत ने ये जरूर कहा कि महागठबंधन में कोई झगड़ा नहीं। पूरा थोड़ा एक कन्फ्यूजन पैदा कर दिया गया, कोई दम नहीं है। 243 सीटें हैं,
बिहार में। अब 243 सीटों में 5-10 सीटों में तो लोकल इश्यू भी होते हैं, कैंडिडेट के परसेप्शन भी होता है और फ्रेंडली फाइट हो सकती है। भाई कोई दिक्कत नहीं है। मुलाकात के बाद महागठबंधन की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं हुई। तेजस्वी यादव ने अपनी पार्टी की ओर से जरूर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया, कई तरह की घोषणाएं भी की, लेकिन महागठबंधन पर पूछे गए सवाल पर ये कहकर आगे बढ़ गए कि कल जवाब दूंगा। कोई विवाद नहीं है, कल बात करेंगे, कल आप लोगों को सबका जवाब मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अब एनडीए के नेता महागठबंधन पर तंज कस रहे हैं। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा, स्वार्थ के गठबंधन में ऐसा ही होता है। अब कहिए ये पेच क्या सुलझाने मैं जाऊं? ये तो होना ही था। जब स्वार्थ का गठबंधन बनता है तो ये होता है। वहीं केंद्रीय मंत्री और एलजेपी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान कहते हैं कि महागठबंधन भानुमति का कुनबा है जो बनने के पहले ही बिखर चुका है। महागठबंधन has collapsed completely, पूरी तरीके से धराशायी हो गई। अब सबकी नजर 23 अक्टूबर की तारीख पर टिकी है, जब महागठबंधन की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। देखना होगा मामला सुलझ पाता है या और ज्यादा उलझ जाता है। न्यूज 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण और धर्मेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। देश के 22 शहरों में वायु गुणवत्ता खराब हो चुकी है। भिवाड़ी में आज भी वायु गुणवत्ता गंभीर स्तर पर है। भिवाड़ी में एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 के स्तर पर पहुंच चुका है। चूरू में 237 और श्रीगंगानगर में तो 293 एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज किया गया है। श्रीगंगानगर में भी कुछ इसी तरह का हाल है, 293 AQI पहुंचा है। जयपुर में वायु गुणवत्ता में मामूली सुधार जरूर देखने को मिला, क्योंकि जयपुर में जो AQI है वो 131 दर्ज किया गया है, लेकिन अब जो वायु गुणवत्ता है वो खराब श्रेणी में दर्ज की गई है। प्रदेश के ऐसे कई जिले हैं जहां पर वायु का स्तर लगातार गिरता जा रहा है और एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 से 300 के बीच में दर्ज किया गया है। धीरे धीरे जाकर एयर क्वालिटी इंडेक्स में सुधार आने लगा है। हालांकि राजस्थान के 22 ऐसे शहर हैं जहां अभी भी वायु की गुणवत्ता खराब बनी हुई है। अगर जयपुर, राजधानी जयपुर की बात करें तो आप देख सकते हैं धीरे धीरे जो है वो आसमान साफ होने लगा है, लेकिन दूर अगर क्षितिज पे देखा जाए तो अभी भी जो है वो कोहरा नजर आएगा, क्योंकि ये जो पॉल्यूशन है इसको यहाँ से निकलने के अंदर खासा टाइम लगेगा, क्योंकि पिछले 4-5 दिनों से लगातार आतिशबाजी हो रही है, लेकिन अब धीरे धीरे जाकर आतिशबाजी कम होने लगी है। भिवाड़ी में गुणवत्ता अभी भी बेहद गंभीर है, क्योंकि भिवाड़ी में AQI 200 के पार है। चूरू में 237 और गंगानगर में 221। तो जयपुर राजधानी की बात करें तो यहाँ पर जो है वायु गुणवत्ता के अंदर सुधार आया है और AQI इंडेक्स 131 पे आ चुका है। सुबह 7 बजे के आंकड़ों के मुताबिक माना जा रहा है कि धीरे धीरे जाकर वायु गुणवत्ता में सुधार होगा, क्योंकि अभी भी हवा में से प्रदूषण निकलना बाकी है। कैमरामैन दिलीप चेची के साथ आसिफ खान, न्यूज 18 जयपुर। तो वहीं जवाहर सिंह बेढम का अशोक गहलोत पर अब निशाना। ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां जवाहर सिंह बेढम ने अशोक गहलोत पर निशाना साधा है। बढ़ते अपराध के आरोप पर गृह राज्य मंत्री का ये पलटवार। जनता को गुमराह कर रहे हैं अशोक गहलोत, की कहना है जवाहर सिंह बेढम का। दरअसल हाल ही में अशोक गहलोत ने कानून व्यवस्था पर कई सवाल उठाए थे, जिसके बाद अब जवाहर सिंह बेढम ने इस पर पलटवार करते हुए कहा है कि जनता को गुमराह कर रहे हैं अशोक गहलोत। क्या कुछ उन्होंने कहा, जरा आप भी सुनिए। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आदरणीय अशोक गहलोत जी का आज मैंने एक ट्वीट देखा है। कानून व्यवस्था पर किए गए ट्वीट के माध्यम से वो राजस्थान की जनता को गुमराह करने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं। माननीय अशोक गहलोत जी, आपके राज में जो जंगल राज था, महिलाओं के खिलाफ अत्याचार थे, SC ST के अपराधों में आपके राज में भारी बढ़ोतरी हुई थी, रोजाना हत्याएं हो रही थी, जंगल राज स्थापित था राजस्थान में। आप भूल गए उन दिनों को? आपके राज में जंगल राज था। आज प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में स्वराज स्थापित हुआ है। सभी प्रकार के अपराधों में भारी कमी आई है, महिला अपराधों में भारी कमी आई है, दलित अत्याचार में भारी कमी आई है,
बलवे में भारी कमी आई है, हत्या के प्रयास में भारी कमी आई है। लेकिन आपको तो चश्मा आपके राज का चढ़ा हुआ है ना, वही सपने दिखते हैं। वहीं प्रदेश कांग्रेस का पूरा फोकस संगठन को मजबूत करने पर है और इसके लिए जिला अध्यक्षों के चयन की कवायद भी अंतिम दौर में है। राहुल गांधी जिला अध्यक्षों की सूची पर अंतिम मोहर लगाएंगे। इसी पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। जल्द आएगी कांग्रेस जिला अध्यक्षों की सूची। प्रदेश भर में 3000 से भी ज्यादा दावेदार। 24 अक्टूबर को दिल्ली में एआईसीसी की अहम बैठक। राहुल गांधी लगाएंगे सूची पर अंतिम मुहर। प्रदेश कांग्रेस में जिलाध्यक्षों की नियुक्ति की कवायद अंतिम दौर में पहुंच गई है। जिला अध्यक्षों की नियुक्ति को लेकर के 24 अक्टूबर को दिल्ली में अंतिम फीडबैक बैठक होगी। पार्टी ने संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने के लक्ष्य के तहत 50 जिलाध्यक्षों के चयन अभियान को लगभग पूरा कर लिया है। 24 अक्टूबर को दिल्ली में कांग्रेस संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल सभी पर्यवेक्षकों से 1-to-1 फीडबैक रिपोर्ट लेंगे। इस अहम बैठक में प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा और केंद्रीय नेता सेंथिल कुमार भी मौजूद रहेंगे। बताया जा रहा है कि इस बैठक में राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और सह प्रभारी जूली को भी विशेष रूप से दिल्ली बुलाया गया है। वेणुगोपाल दोनों नेताओं से अलग से फीडबैक चर्चा करेंगे ताकि अंतिम रिपोर्ट को एआईसीसी अध्यक्ष और राहुल गांधी के सामने भेजने से पहले सभी समीकरणों पर चर्चा हो सके। तो हमारी पार्टी हाईकमान हमसे चाहता है कि पूरा संगठन का निर्माण होना चाहिए। तो तकरीबन सारे के सारे जिले की कार्यकारिणी, 400 ब्लॉकों की कार्यकारिणी, 2100 मंडल की कार्यकारिणी, 246 में से 80% नगर कांग्रेस की कार्यकारिणी, बीएलए बूथ अध्यक्ष बूथ की कार्यकारिणी, ये सारा संगठन हमने निर्माण करने का काम किया। कांग्रेस ने इस बार जिलाध्यक्षों को केवल संगठनात्मक चेहरा नहीं बल्कि निर्णयकारी और नेतृत्वकारी भूमिका देने का निर्णय लिया है। पार्टी इसे राजीव गांधी युग जैसी सशक्त संरचना की वापसी के रूप में देख रही है, जहां जिलाध्यक्ष पार्टी की रणनीति और जनसंपर्क की असली कड़ी होंगे। जिला अध्यक्षों के लिए प्रदेश भर में 3000 से भी ज्यादा आवेदन मिले हैं। अकेले जयपुर से ही 50 से ज्यादा कांग्रेस नेताओं ने जिला अध्यक्ष पद के लिए दावेदारी की है। एआईसीसी महासचिव वेणुगोपाल हर जिले से 3 नामों के हिसाब से कुल 150 नामों की सूची राहुल गांधी को भेजेंगे और राहुल गांधी जिला अध्यक्षों की सूची पर अंतिम मोहर लगाएंगे। सभी को फ्री हैंड दिया है कि आप लोग जाकर कांग्रेस का जो वर्कर है उसको देखो, जो कांग्रेस के लिए काम करना चाहता है उसको देखो, जो आगे कांग्रेस को लेकर जाना चाहता है उसकी बात की जाए। ये वो नहीं होना चाहिए कि परिवारवाद जो है वो नहीं चलेगा। ऐसे में बड़ी चुनौती ये है कि कैसे नामों की छटनी की जाएगी, परिवारवाद को इससे कैसे दूर रखा जाएगा, एसटी, एससी, ओबीसी और माइनॉरिटी को जो नुमाइंदगी देनी है वो दी जाएगी या नहीं, तमाम चीज़ों को देखना होगा। लेकिन 90% जो वर्तमान जिला अध्यक्ष हैं वो बदले जाएंगे, ऐसा तय माना जा रहा है। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। वहीं प्रदेश के एकमात्र अंतर विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव में सियासी समीकरण अब पूरी तरह से बदल गए हैं। त्रिकोणीय माने जा रहे इस मुकाबले में अब चौथा कोण जुड़ गया है। बीजेपी के पूर्व विधायक रामपाल मेघवाल ने निर्दलीय मैदान में नॉमिनेशन भर दिया है, तो वहीं इस बीच बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर का सख्त रुख भी सामने आया। ये रिपोर्ट देखिए। रोमांचक हुआ अंता का चुनावी रण। त्रिकोणीय मुकाबले में जुड़ा एक और कोण, पूर्व विधायक रामपाल मेघवाल का नामांकन।
बीजेपी के पूर्व विधायक रामपाल मेघवाल के नामांकन के साथ ही अंता का चुनावी मुकाबला बेहद रोमांचक हो गया है। रामपाल मेघवाल ने निर्दलीय पर्चा भरा, जहां से मुकाबला त्रिकोणीय था। अब वहां पूर्व विधायक की एंट्री से सियासी दलों के समीकरण बिगड़ गए हैं। अंता के रण में मुकाबला बीजेपी के मोरपाल सुमन, कांग्रेस के प्रमोद जैन, पूर्व विधायक रामपाल मेघवाल और निर्दलीय नरेश मीणा के बीच होगा। चूंकि अंता में उपचुनाव हो रहा है, अंता का उपचुनाव वहाँ की जो क्षेत्रीय जनता है उनकी रिपोर्टिंग और उनकी मंशा के अनुसार निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी, क्योंकि वहाँ कांग्रेस के प्रत्याशी का जिस तरह का आतंक रहा है, जिस तरह का वहाँ खनन माफिया के रूप में उन्होंने काम किया है, आम जनता त्रहमाम है और तीसरे मोर्चे की कोई ज़्यादा बड़ी उपस्थिति वहाँ है नहीं। सब लोग समझ चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी और प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में राजस्थान का विकास गति से बढ़ा है। अंता विधानसभा उपचुनाव अब दिलचस्प मोड़ पर पहुंच चुका है। नामांकन की अंतिम तिथि बीतने के बाद कुल 21 प्रत्याशी मैदान में हैं। वहीं बीजेपी के पूर्व विधायक के निर्दलीय नामांकन पर प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने नामांकन को दुर्भाग्यपूर्ण बताया, साथ ही नामांकन वापस न लेने पर एक्शन की चेतावनी भी दी। ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हमारे पूर्व विधायक ने भी, वैसे यदि वो दावेदारी की होती तो हम विचार करते हैं, लेकिन दावेदारी उन्होंने की नहीं है और सीधा नामांकन दाखिल कर दिया। मैं सोचता हूँ कि ये अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है और निश्चित रूप से देखते हैं विड्रॉल के बावजूद यदि वो स्टैंड करते हैं तो फिर कार्रवाई करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ समेत पार्टी के सभी नेता अंता उपचुनाव में बीजेपी की जीत का दावा कर रहे हैं। वहीं रामपाल मेघवाल की एंट्री ने कांग्रेस और बीजेपी दोनों के वोट बैंक पर असर डालने की संभावना बढ़ा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो वहीं कोटा में तेज रफ्तार मोटरसाइकिल से नीचे गिरने से एक महिला की मौत हो गई। मृतका 44 वर्षीय कलावती बाई बारां के गोपाल कॉलोनी की निवासी थी। कलावती बाई अपने बेटे के साथ मोटरसाइकिल से बारां से कोयला जा रही थी और इसी दौरान बड़ा बावड़ी गांव के पास तेज रफ्तार मोटरसाइकिल गड्ढा आने के कारण अचानक अनियंत्रित होकर फिसल गई। हादसे में कलावती बाई के सिर में गंभीर चोट लग गई और गंभीर घायल अवस्था में कलावती को पहले बारां और फिर कोटा अस्पताल में रेफर कर दिया गया। कोटा के न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इलाज के दौरान कलावती ने दम तोड़ दिया। फिलहाल बारां सदर थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। सनोप वीरेंद्र कुमार माड़ी निवासी गोपाल कॉलोनी बाड़ा ने एक रिपोर्ट पेश की कि मैं और मेरी माँ कलावती बाई उम्र करीबन 44 साल बारां से कोयला जा रहे थे। बड़ा बावड़ी के पास पेट्रोल पंप से आगे अचानक मोटरसाइकिल गड्ढे में गिरने से लहराई और नीचे गिर गई, जिससे सिर में चोट आई थी, बेहोश हो गई थी। बारां हॉस्पिटल में भर्ती कराया था, इलाज के लिए कोटा रेफर कर दिया। कोटा मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा था और कल दिनांक